हेलो नमस्कार दोस्तों। कमल क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग वर्ग ब्राह्मण के हिंदी किताब के गद्य खंड के 10वां चैप्टर जूठन का प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में जूठन की रचना किसने की? तो जूठन की रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की। दूसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो दलित आंदोलन। कौन से आंदोलन? दलित आंदोलन से जुड़े। चौथा प्रश्न, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाने लगा। पांचवा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दी? तो कालीराम ने फेंक दी। कालीराम ने फेंक दी। छठा प्रश्न, एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? तो चंदूराम ने बुलाया। किसने बुलाया? चंदूराम ने बुलाया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला परपाठ लेखक प्रकाश है। क्या है? वाल्मीकि है। क्या है? वाल्मीकि है। दूसरा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरला में हुआ था। तीसरा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? तो छोटन लाल है। ये लो, क्या मुंह है? मीठा करो। छोटन लाल MPL ऐप अब प्ले स्टोर पे भी खेलो और जीतो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। ये सब बार बार इस परेशानी में डाल देता है जी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि जी को परिवेश सम्मान कब मिला? 1995 ईस्वी में मिला। छठा प्रश्न, वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान कब प्राप्त हुआ? 1996 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है? माँ कुंती देवी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दलित साहित्य का संशोधन शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम क्या है? तो जूठन है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कालीराम था। ओम प्रकाश ने किस नाट्य शास्त्र की स्थापना की? मेघदूत नाट्य। लघु उत्तरीय प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश के साथ विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटनाएं घटती है। बाल सुलभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन ही हेडमास्टर बड़े बेदब आवाज़ में लेखक से उनका नाम पूछता है और फिर उनके जाति का नाम लेकर तिरस्कृत करता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक न समझकर नीची जाति के कामगार समझता है। उससे शीशम के वृक्ष की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को साफ करवाता है। बालक छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़े मैदान भी साफ करवाता है, जो काम चूहरे जाति का होकर उसने नहीं किया। दूसरे दिन भी उससे हेडमास्टर वही काम करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा के कोने में बैठा होता है तो हेडमास्टर उसका बाल लेखक के गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। उसे पुराने काम करने के लिए कहा जाता है। लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं। उन्हें यह सब करते हुए बेहद तकलीफ होती है और वे हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? उन्होंने आगे क्या किया? पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। लेखक को तीसरे दिन भी यातना दी जाती है और वह झाड़ू लगा रहा होता है। अचानक होते कि पिताजी उन्हें यह सब देख लेते हैं। वे बाल लेखक को बड़े प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उन्होंने लेखक से पूछा, मुंशी जी यह क्या कर रहा है? उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनकर लेखक फटक पड़ता है। वे पुनः लेखक से प्रश्न करते, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? लेखक के द्वारा व्यक्त घटनाएं सुनकर वे झाड़ू लेखक के हाथ से दूर फेंक देता है। अपने लाडले की यह स्थिति देखकर वे आग बबूला हो जाते हैं और वे तीखी आवाज़ में चीखने लगते हैं कि कौन सा मास्टर है
वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर सहित सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं। हेडमास्टर लेखक के पिताजी को गाली देकर धमकाता है, लेकिन उनकी धमकी पर उनका कोई असर नहीं होता। आखिरी पुत्र को राजा का हो या रंग का, पिता के लिए तो यह सब सामान अपना जिगर का टुकड़ा ही होता है। उनकी बेइज्जती कैसे सही जा सकती है? यही बात लेखक के गरीब पिता पर भी लागू होती है और उन्होंने अपने पुत्र की दुर्दशा पर साहस और हौसले के साथ हेडमास्टर कालीराम का सामना किया। अगला प्रश्न है, बालक बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ अपनी कल्पना कीजिए। तो बचपन में लेखक के साथ अनेक घटनाएं घटती हैं। उन्हें स्कूल की सारी घटना सबसे ज़्यादा मार्मिक घटना और प्रभाव वाली होती है। लेखक जैसे ही स्कूल जाता है, हेडमास्टर उसका नाम पूछता है और सही ढंग से बेढंग तरह से पूछता है। ऊंची आवाज़ में बोलकर पहले उसकी धमकाया जाता है। हेडमास्टर उसी तरह से नाम पूछता है। बेगार लेने का एक तरीका भी होता है। इस स्थिति में कहा जा सकता है व्यक्ति को कायदे और अदब बहुत जल्दी कायर बना देते हैं और वह बालक मन में जिससे अपार संभावनाएं घृणित विकृत समाज से छूटने की छटपटा गहरा असर कर जाती है। बालक मन फिर भी मेधावी नहीं बन पाता है। जब वह भय का संचार हो जाता है तो यह बात मन में घर का ग्रंथि का रूप ले लेती है और समय समय पर वह भय किसी कार्य को रोकने का काम करता है, प्रतिभा का दमन करता है। लेखक जिस समाज का सदस्य है वह वर्ण पर आधारित कर्म पर नहीं, अतः उनकी प्रतिभा को वर्ण का नाम देकर भी दबाया जाता है। कमजोर वर्ग होने के कारण उसे बेगार भी लिए जाते हैं, सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि घर का सारा खर्चा काम करने के बावजूद 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती है। नसीब होता है तो सिर्फ जूठा जो रहता है वही खाता है। हम जिस समाज के सदस्य हैं वही परंपरावादी हैं और यहाँ वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज होने के कारण उच्च वर्गों ने बैठे रहने के काम अपने जिस्मों से लिए हैं और निकृष्ट कार्य के दलितों के हाथों में है और काम के बदले भी सही पारिश्रमिक नहीं देते हैं। लेखक के जीवन में भाभी की बात बहुत गहरा असर पड़ता है और इस दलदल से निकालने में प्रेरणा देती है। उनकी भाभी निकालती है। चौथा प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जब अपने बीते जीवन में किए गए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनत ताने को याद करता है तो अपने कांटों भरे बीते दिनों को सोचता है तो लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। 10 से 15 मवेशियों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज 2 जानवर के पीछे फसल तैयार होने के समय मिलता था। दोपहर में भोजन के तौर पर बची खुची आटे में भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी और फिर जूठन मिलती थी। शादी विवाह के समय बारात खा चुकने के बाद जूठी पतलों से उनका निवाला चलता था। पतलों में पूरी तरह से बचे खुचे टुकड़े का आधी मिठाई का टुकड़ा, थोड़ा सा सब्जी पतल पर पाकर उन्हें बाछें खिल जाया करती थी। पूरियों को सुखाकर रख लिया जाता था और बरसात के दिनों में उन्हें उबाल कर बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाया जाता था। फिर कभी कभी गुड़ लगाकर लुगदी जैसा बनाया जाता था जो फिर अमृत पान से कम न्यारा न था। कैसा था लेखक किया जीवन, जिसमें भोजन के लिए जूठी पतलों के सहारा लेना पड़ता था, जिससे आम जनता छूना पसंद नहीं करते, वह उनका निवाला था। अगला प्रश्न आप लोग व्याख्या करने वाले हैं। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी शिकायत नहीं। आप लोग अच्छा तरह से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। और छठा प्रश्न भी, सुरेंद्र की बातें को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन भाभी जी आपके
हाथ का खाना तो बहुत जाय देकर हमारे घर में कोई भी खाना नहीं बना सकता, लेखक विचलित कर देता है। और सारा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। छठा वाला, घर पहुंचने पर लेखक ने उनकी माँ क्यों रो पड़ती है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आठवां प्रश्न व्याख्या करने वाला। नौवां प्रश्न भावे, लेखक के भाभी क्या कहती है, इनको भी अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। और 10वां प्रश्न आप लोग वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा। 10 प्रश्न ही था, है ना। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।